नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास की बुक है जिसका नाम भारत और समकालीन विश्व है, उसका पहला पार्ट फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस रेवोल्यूशन। इस पार्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम बात करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टिलिटी, मतलब कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात करते हैं। हमने कभी सोचा है कि ये चीज कहां से आया, इसकी जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से उभरा, हम तक कैसे पहुंचा, और हम आज बड़े खुल के कहते कि भाई मैं स्वतंत्र हूं, मुझे समानता है सब जगह, हम तो बंधुत्व की भावना रखते हैं। ये चीज कहां से आया? तो ये जो चीज है वो सबसे पहले फ्रांस से आया। हालांकि फ्रांस की क्रांति से पहले ये था, लेकिन सिर्फ कहने के लिए था, वास्तविकता में नहीं था। फ्रांस की क्रांति होने के बाद जो कमजोर वर्ग था, जो किसान थे, जो छोटे वर्ग थे, वो उभर कर सामने आए। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और कहा कि हम सब समान हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब बंधुत्व की भावना रखते हैं। और फ्रांस की क्रांति ने साबित भी कर दिया कि छोटा से छोटा आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी भी चाहे तो वो बड़े से बड़े शासक को हिला सकता है। फ्रांस की क्रांति में जो वहां का शासन था वो राजतंत्र चलता था, मोनार्की चलती थी। तो फ्रांस की क्रांति ने वहां पे मोनार्की को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही फ्रांस की क्रांति समाप्त हुई, वापस से राजा का शासन आ गया। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो थी ना, एकदम 360 के एंगल में चली। पहले खत्म किया राजा के शासन को, मोनार्की को खत्म किया, फिर जैसे ही खत्म हुई वापस से राजा का शासन आ गया, है कि नहीं? फ्रांस की क्रांति में ही सबसे पहले मानव के लिए अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया। मानव अधिकार घोषणा पत्र, ह्यूमन्स राइट्स, कि भाई मानव के लिए क्या क्या अधिकार होने चाहिए, किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए, इसका एक घोषणा पत्र फ्रांस की क्रांति में ही लाया गया ताकि सभी लोगों को उनके अधिकार पता चल सके। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो थी वो 18वीं सदी के उत्तरांत में हुई। उस क्रांति के होने के पीछे का जो माहौल था ना, जो वातावरण था, जो कारण था, वो कारण क्या क्या थे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो क्रांति हो गई? तो देखिए, फ्रांस की क्रांति होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। हमने उन कारण को राजनीतिक कारण मतलब पॉलिटिकल कारण, सामाजिक मतलब सोशल कॉजेज, आर्थिक मतलब कि इकोनॉमिक कॉजेज, बुद्धिगत मतलब इंटेलेक्चुअल कॉजेज के रूप में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल कॉजेज मतलब कि राजनीतिक कारण देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे कौन कौन से राजनीतिक कारण थे। तो देखिए, राजनीतिक कारण को समझने से पहले हम देखते हैं कि जो फ्रांस था, जो देश था, वहां पे एक तो राजाशाही चलती थी, मोनार्की चलती थी, राजा का शासन चलता था। और राजा मतलब कैसा कि भाई मैं तो भगवान का दूत हूं, मुझे भगवान ने ही भेजा है, मुझे भगवान ने राजा बनाया है आप जनता पे शासन करने के लिए, और उन पे जुल्म ढाता था। फ्रांस में जिस राजवंश का शासक था वो था बुर्बो राजवंश। तो जितने भी राजा हुए ये सब बुर्बो राजवंश के ही शासक थे। तो देखिए, हम लुई 14 से स्टार्ट करते हैं। लुई 14 का जो शासनकाल था ना, वो 1643 से लेकर 1715 तक चला, और ये बड़ा ही क्रूर शासक था। इसने जो सत्ता थी ना वो पूरे अपने हाथ में ले ली थी, सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया था, मतलब कि पावर सेंट्रलाइजेशन इसने कर लिया था। ये जो कहेगा वही होगा, ये जो कहेगा वही न्याय, ये जो कहेगा वही कानून, ठीक है ना? बड़ा ही निरंकुश शासक था, ये डिस्पॉट था, जो करता कह देता मतलब हो जाता। बड़ा ही निरंकुश, जनता पर थोड़ी सी दया भी नहीं करता था। और इसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे, बहुत सारे वॉर्स लड़े, जिसके कारण फ्रांस में जो है कब्जा बढ़ गया। फिर लुई 14 जो था एक अच्छा शासक था, मतलब कि शासन करने के लिए अच्छा शासक था। हालांकि मानवता की दृष्टि से बहुत ही घटिया था। लेकिन लुई 14 के बाद आया लुई 15। लुई 15 शासक था, वो बहुत बड़ा ही कमजोर शासक था। कमजोर से मतलब कि उसको ठीक से शासन चलाना आता नहीं था। आता ही उसने सबसे पहले 7 साल तक तो युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ा, एक तो फ्रांस पे पहले से बहुत ज्यादा कब्जा था, युद्ध लड़ा तो और ज्यादा कब्जा जो था वो बढ़ गया। और ये एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं था, जिसको ठीक से प्रशासन चलाना भी नहीं आता, जो कुछ अक्ल नहीं थी कि जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे चलाना है, ठीक है? तो इसका भी जो शासनकाल था वो 1715 से लेकर 1774 तक चला। अभी इसके बाद लुई 16 आया। लुई 16 के शासनकाल में ही फ्रांस की क्रांति हुई, और हमको लुई 16 को लेकर ही चलना है। तो देखिए, लुई 16 कब आया? 1774 में आया और 1792 तक रहा। जब ये शासक बना वहां का, तब ये मात्र 20 साल का था। क्या था? 20 साल का था। जब ये शासक बना तो इसका इरादा अच्छा था, इसका थोड़ा मतलब दयालु सा दिल था कि भाई हमें जनता की भलाई करनी है, वो करना, मतलब ये जो इंसान है वो अच्छा था, गुड, जो इसका इंटेंशन था वो गुड इंटेंशन था। लेकिन
कुछ ज्यादा कर नहीं पाया क्योंकि ठीक से शासन चलाना आता नहीं था, कैसे शासन चलाना कुछ पता नहीं था, है कि नहीं। तो इरादा अच्छा होने के बाद कुछ कर नहीं पाया तो फायदा क्या, है कि नहीं। ये बहुत ही कमजोर टाइप का शासक था, कोई भी निर्णय लेता था, कोई भी डिसीजन लेता था, उससे बैक कर जाता था, पीछे हट जाता था उससे। जब ये शासक बना नया नया, तो इसने जो वहां का राजकोट था, जो राजकोष था, जो ट्रेजरी थी, वो खाली पाई। वहां पर खजाना तो था ही नहीं, क्योंकि पहले ही सब लोग युद्ध में गवा चुके थे। इनके जो बाप दादा थे सबने इसको युद्ध में ही गवा दिया, तो पूरा जो खजाना था फ्रांस का वो तो एकदम से खाली हो गया था। अभी इसने क्या किया, इसने जो ऑस्ट्रिया था, इसके फ्रांस के पड़ोसी राज्य ऑस्ट्रिया की महारानी से विवाह कर लिया, ठीक है ना, और उसका नाम था मैरी एंटोइनेट। इससे देखिए, इससे इसने शादी कर ली। ये कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की महारानी थी। शादी करी वो अच्छा है, ठीक है, अच्छी शादी की, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। इसने अपनी पत्नी को ही सलाहकार बना दिया कि भाई तुम मुझे एडवाइस देना, लीगल एडवाइस देना। और पत्नी भाई साहब एक सासू को एडवाइस देगी तो सीधी सी बात है वो ठीक से एडवाइस नहीं दे पाई, वो भी सलाहकार बन गई ये, इसीलिए ये राजा ठीक से शासन नहीं चला पाया। इसके बाद एक तो फ्रांस का जो खजाना था पहले से ही खाली था, और इस फ्रांस का शत्रु कौन था, ब्रिटेन था, ठीक है ना। ब्रिटेन इसका शत्रु था, अमेरिका दोस्त था, अच्छे से अमेरिका के साथ रहता था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे वो ब्रिटेन के कब्जे में थे। ब्रिटेन के कब्जे में अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, उसको छुड़ाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया, जाके 13 उपनिवेश छुड़ा दिए, और अमेरिका युद्ध जीत भी गया। लेकिन यहां पे फ्रांस की लंका लग गई, जो जितना कुछ बचा था वो भी गया, और बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। और जो कर्जदाता थे वो बोले कि भाई हम तो इतने से ब्याज में मानेंगे नहीं, हम तो 10% इंटरेस्ट लेंगे, तो और ज्यादा कर्जा हो गया, महंगाई बढ़ने लगी धीरे धीरे। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे। अब देखते हैं सामाजिक कारण क्या क्या थे। तो देखिए, जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना, वो 3 भागों में बटी हुई थी। जो फ्रांस का समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। उसको असेट्स कहते थे, फर्स्ट असेट्स, सेकंड असेट्स, थर्ड असेट्स, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट असेट्स में जो है पादरी वर्ग आता था, जो सर्च को संभालते थे, जो फादर मदर जो सर्च के होते थे वो सब, जैसे भारत में पुजारी होते ना, वैसे क्रिश्चियनिटी में फादर्स वगैरह होते, जो पादरी लोग थे वो फर्स्ट असेट्स में आते थे। सेकंड असेट्स में कुलीन वर्ग आता था, मतलब कि जो शासन चलाते, सामंत थे, जो छोटी छोटी जनता पर शासन करते, सामंत जो थे वो कुलीन वर्ग था, ठीक है। तो देखिए, पादरी वर्ग की जो जनसंख्या थी फ्रांस में वो करीबन 1 लाख के आसपास थी, और कुलीन वर्ग की जो जनसंख्या थी वो करीबन 4 लाख के आसपास थी। इसके बाद जो तृतीय असेट्स था, मतलब तीसरा जो असेट्स था, थर्ड असेट्स था, उसमें क्या क्या आते थे, जो थोड़े बहुत बड़े व्यापारी थे, फिर जो व्यापारी थे, फिर क्या जो वकील थे, कर्मचारी थे, वो सब आते थे। इसके बाद किसान और कारीगर आते थे, और इससे भी नीचे छोटे किसान आते थे जिनके पास कुछ जमीन नहीं थी, सिर्फ खेती करते थे, मजदूरी करते थे, दिन दहाड़ी, मतलब कि डेली खा के डेली कमाते थे, मतलब डेली कमा के डेली खाते थे, इस प्रकार के किसान आते थे। तो जो तीसरा असेट्स था, इसमें भी एक तो बड़े किसान थे, अच्छे अच्छे काम करने वाले वकील जैसे लोग थे, और एक बहुत ही छोटे किसान थे जिनके पास कुछ भी नहीं थे जमीन के नाम पे। ये तक तो ठीक था। अभी क्या था कि जो पहला एसेट्स, जो फर्स्ट एसेट्स और सेकंड एसेट्स था ना, इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। किस प्रकार के विशेष अधिकार, जैसे कि इनको जो टैक्स था ना, कर था ना, उसको छूट थी, मतलब कि इनको टैक्स देना ही नहीं, छूट मतलब ना के बराबर इनको टैक्स देना ही नहीं, ऐसा था इनको कि भाई पहला और दूसरा असेट्स टैक्स नहीं देगा, थर्ड असेट जो था, जो तीसरा असेट्स था वो क्या करेगा, टैक्स देगा, ठीक है। अभी देखिए, तीसरा असेट्स में भी अलग अलग थे। जो गरीब, एक तो ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन थी, वो तो ठीक है, वो टैक्स भर देते। अभी ऐसे किसान टैक्स कहां से लाएंगे, जो डेली कमा के डेली खाते थे, वो कहां से टैक्स देंगे भाई, फिर भी वो लोग देते थे, ठीक है ना। अब देखिए, भूमि का बंटवारा कैसा था। तो जो प्रथम असेट्स था, जो पहला एसेट, सेकंड एसेट्स और जो थर्ड एसेट्स के जो सबसे ऊपर वाले लोग थे ना, जिनके पास जमीन वगैरह थी, अमीर लोग थे थर्ड एसेट्स में, उनके पास इन तीनों को मिला के देखिए, इन तीनों को मिला के 60% इनके पास जमीन थी। कितनी, 60% जमीन इन तीनों के पास। बाकी जो 2 थे ये यहाँ पे, इनके पास कुछ जमीन के नाम पे बहुत छोटी सी जमीन थी, है कि नहीं, ये था। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी, तीसरे असेट्स की सबसे ज्यादा जनसंख्या थी। मतलब कि पहले और दूसरे असेट्स की जनसंख्या बहुत ही कम है, 5 लाख के आसपास होगी, लेकिन 60% के आसपास जमीन इनके पास है। जनसंख्या सबसे ज्यादा तीसरे असेट्स के है, मतलब तीसरे वर्ग के जो लोग हैं उनके पास, उनकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जमीन उनके पास बहुत ही कम है कि नहीं। इसके अलावा जो कुलीन वर्ग था, उनको एक और प्रकार का विशेष अधिकार था। वो क्या करते थे, जो तीसरे असेट्स के लोग थे ना,
उनसे टैक्स लेते थे, सामंती कर लेते थे उनसे। इसके बाद जो किसान था उसका स्वामी कौन हो गया, कुलीन वाला हो गया। जो कुलीन वर्ग के सेकंड एसेट्स को वो स्वामी मानते थे और फर्स्ट एसेट को पता है क्या क्या मानते थे। तो कुलीन वर्ग जो थे वो किसान से सेवा भी लेते थे, किसान उनकी सेवा भी करता था, ठीक है ना, घरों में काम भी करने जाता था। जो सैन्य कभी युद्ध वगैरह हो गया तो जाएगा लड़ने कौन, किसान जाएगा, तो लड़ने भी जाता था। और जब सड़कों वगैरह बनाना होती तो किसान ही आता था बनाने के लिए, सब कुछ काम किसान करते था, बाकी ये तो सिर्फ मजे करते थे, ऐसा था, ठीक है ना। अभी इतना ही नहीं, टैक्स के नाम पे देखिए कितना वसूला जाता है, टैक्स मतलब इनसे कितना लिया जाता है। तो सबसे पहले किसानों से जो है टाइड लिया जाता, टाइड मतलब एक प्रकार टैक्स था, धार्मिक टैक्स कह सकते हो, धार्मिक जो सर्च लेता है टैक्स, धार्मिक कर, ठीक है ना। वो कितना लेता था, जितना कृषि हुई, मान लीजिए 1 लाख के कृषि का उपज हुआ, उसमें से 10,000 मतलब 10% का हिस्सा कौन ले लेगा, सर्च को टैक्स देना पड़ेगा, प्रत्यक्ष कर एकदम, कि आपका जितना आपने कमाया उसका 10% टैक्स कौन लेगा, सर्च लेगा। क्यों, क्योंकि टाइड है, धार्मिक कर है, ठीक है ना। सेकंड कर था टाइल, टाइल मतलब प्रत्यक्ष कर, ये जो था ये सीधा जो शासक था, जो राजा था, उसको देना पड़ता था टाइल। इसके बाद तीसरा था अप्रत्यक्ष कर। क्या अप्रत्यक्ष कर, मतलब कि जो हम देते हैं जीएसटी वगैरह वो सब अप्रत्यक्ष कर। तो उसी प्रकार से वहां पर नमक, तंबाकू जैसी जो रोजाना यूज होने वाली जो सामग्री थी ना, उस पर भी इन तीसरे वर्ग को, तीसरे असेट्स को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं आर्थिक कारण क्या कहते हैं। हमने सामाजिक कारण देख लिए, ठीक है ना, राजनीतिक कारण भी देख लिए, आर्थिक कारण क्या कहते हैं। तो देखिए हमने देखा था कि फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया, उसमें उसकी पहले से कंगाली हो रखी थी, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी, इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि जो फ्रांस में पाव रोटी खाते हैं ना, वहां पर जो फ्रांस के लोग थे पाव रोटी खाते थे, ठीक है ना, उस पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, लोगों को खाने के लिए पाव रोटी भी नहीं थी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो ये आप देख, ये बड़ा ही सुंदर भव्य सा महल है, इसको व्यवसाय का पैलेस कहते हैं। यहाँ पे वो शासक रहता था, जो राजा था, किंग था, यहाँ पे रहता था। और ये पेरिस से, जो कि फ्रांस की राजधानी थी पेरिस, उससे बहुत ज़्यादा दूर था। क्यों दूर था, क्योंकि फ्रांस के राजा को लगता था कि हम कहाँ जनता की भीड़ में रहेंगे, अच्छे से दूसरी के मस्त अलग से एक महल बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो पेरिस से बहुत ज़्यादा ये महल दूर था, ये वहाँ पे रहते थे। इतना बड़ा महल, इतना सुंदर सा महल है। आप इसके अंदर देखिए एकदम कांच वास सब है इसके अंदर का, देखिए है कि नहीं। अभी इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा कहाँ से आता था, गरीबों से आता था, किसान से आता था, तीसरे असेट्स से आता था, वहाँ से पैसा आता था। इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा तो भाई पहले से, एक तो जो इनका बजट था वो तो नीचे ही जा रहा था, ठीक है। और क्या हो रहा था कि जनसंख्या थी ना, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जो पॉपुलेशन थी दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, बढ़ जाती थी, ठीक है ना। तो देखिए 1715 में इनकी जो जनसंख्या थी कितनी थी, 2.3 करोड़ थी। और वहीं पे 1789 में इनकी जनसंख्या कितनी थी, 2.8 करोड़ हो गई। और देखिए जब मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। उसी समय जो थी ना वो खतरनाक सर्दी पड़ी, जिसके कारण जो फसल थी वो भी खराब हो गई। फसल खराब हो गई तो जो खाने की कीमतें थी वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। और इसके अलावा सर्दी तो पड़ी ही और अकाल भी पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण फसल उगी नहीं, जितनी उगी सर्दी पड़ने के कारण खराब हो गई, फसल थी नहीं, कीमतें जो थी अपने आप बढ़ने लगी। तो कीमतें इतनी बढ़ी कि पाव रोटी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। आज हम लोग सामान्य जो रोटी खाते हैं ना दिन प्रतिदिन, वहां पे वो लोग पाव रोटी खाते थे, इस प्रकार पाव रोटी खाते थे, उसकी कीमतें बढ़ गई। लोगों को जीविका का संकट होने लगा कि हम खाए क्या भाई, कुछ खाने के लिए है ही नहीं, ना तो पैसा है, कुछ नहीं है कि नहीं। इसके अलावा अभी इन सब का खर्चा चलाने के लिए, जो आप ये महल देख रहे हैं, इन सब का खर्चा चलाने के लिए राजा ने क्या कर दिया, कर बढ़ाना का फैसला ले लिया कि हम तो टैक्स बढ़ाएंगे, लोगों से ज्यादा पैसा लेंगे, लोग पहले से भूख से मर रहे, उनसे ज्यादा और टैक्स लोगे क्या, है कि नहीं। तो टैक्स उनसे ले लिया, तो कर बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे क्या जनता और ज्यादा गुस्सा हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है, हम पहले से भूखे हैं और राजा क्या कर रहा है, टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जा रहा है। किसान भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अभी देखिए जो ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया था किसने, फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलकर 13 उपनिवेशों को छुड़ाने के लिए, उस युद्ध के कारण फ्रांस में 10 अरब लिवीवे का कब्जा हो गया। जो लिवीवे है ये फ्रांस की पहले की करेंसी थी, मुद्रा थी। देखिए आप देख सकते हो लिवीवे, ये फ्रांस की क्या थी, मुद्रा थी, जो पहले चलती थी, उसके बाद खत्म कर दिया गया, इसको भी नई मुद्रा है, ठीक है ना। तो 10 अरब लिवीवे का क्या था, कब्जा पहले से था। और जो 2 अरब का कब्जा उनके बाप दादा ने किया था वो तो किया ही था। अभी जो जितना कब्जा बढ़ गया था, और जो कर्जा देने वाले लोग थे उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो अभी तो सीधा 10% इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज ज्यादा लेंगे,
है कि नहीं। तो इसके कारण जो बहुत ज्यादा बजट था ना फ्रांस का, वो कर्जा चुकाने में ही चला जाता था। तो इनके सामने इस प्रकार से एक आर्थिक संकट भी पैदा हो गया। इसके अलावा कुछ बुद्धिगत कारण भी थे, इंटेलेक्चुअल कारण भी थे। वो क्या क्या था देखिए ऐसा नहीं था कि वहां के किसानों ने उन पर जो अन्याय होता था, अत्याचार होता था, उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाई थी, उन्होंने पहले भी विद्रोह किए थे, लेकिन उनके कारण कुछ बुनियादी बदलाव नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? क्योंकि उनके पास सामाजिक और आर्थिक साधन नहीं थे। वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास ज्यादा पैसा ही नहीं था। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा चिल्लाते थे, राजा सेना भेजता था, दबा देता था उनको, तो ये हो रहा था। लेकिन 18वीं सदी में क्या हुआ कि भाई साहब 18वीं सदी में कुछ पढ़े लिखे लोग आने लगे, जो तीसरे असर्स के जो शिक्षित समूह थे, जो पैसों वाले थे, जो तीसरे असर्स के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे। अभी उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली कि भाई हम विद्रोह करेंगे। आप एक साइड बैठो, विद्रोह कौन करेंगे? हम करेंगे। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समृद्ध लोग थे, पैसों वाले लोग थे, वो, ठीक है ना। तो देखिए 18वीं सदी में एक और वर्ग उभर के आया। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग जो था वो बड़ा ही जल्दी उभर के आ गया। उस वर्ग ने क्या किया कि भाई वो समुद्र पार व्यापार करते थे, ठीक है ना। वो दूसरे देशों से जाते थे, वहां से ऊन और रेशमी कपड़ा खरीद के लाते थे, अपने यहाँ पे लाके जो पैसों वाले लोग थे, जो राजा था, उसको बेचते थे और मोटा पैसा कमाते थे। इस कारण वो लोग धनी हो गए थे, उनके पास पैसा हो गया था। तो एक तरफ से ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो गए थे, ठीक है। और सामाजिक तो पढ़े लिखे जो उनमें थोड़ी सी जो है पढ़ लिखने के कारण उनमें जागरूकता भी आ गई थी, ठीक है। अभी जो मध्यम वर्ग था ना, इसमें एक तो व्यापारी आते थे, बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो प्रशासन की जो राजा के यहाँ पे काम करते थे, वो आते थे, और वकील वगैरह ये सब आते थे मध्यम वर्ग में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए पढ़े लिखे और पैसा दोनों हो गया, तो लोग अभी थोड़ा दिमाग चलाएंगे। तो उन्होंने क्या, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि भाई कुलीन वर्ग को, जो फर्स्ट असर्ट्स है, सर्च वगैरह को विशेष अधिकार क्यों? विशेष अधिकार जन्मता नहीं होने चाहिए। किसी कोई पैदा होती उसको विशेष अधिकार दे दोगे? क्यों भाई? क्या किया उसने, उसको दोगे? नहीं देने चाहिए। और जो सामाजिक हैसियत है, जो समाज में किसी का दबदबा है, वो उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए कि भाई वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना पैसा है। सामाजिक योग्यता के आधार पर उसकी समाज में हैसियत फिक्स करनी होगी। तो एक तरह से देखिए इनके पास पैसा धीरे धीरे होने लगा, धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे। अब उसी 18वीं सदी में जो पढ़े लिखे लोग थे ना, वो जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू के जो विचार थे, उनसे प्रेरित होने लगे। जो स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसर के जो सिद्धांत थे, जो कि जॉन लॉक और रूसो के जो सिद्धांत थे, उनसे लोग प्रेरणा लेने लगे। लोगों को समझ में आया कि भाई हाँ, हम भी है, हमारे भी समान अधिकार है, हमें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। देखिए जॉन लॉक ने, ये कौन है? ये जॉन लॉक है, ठीक है ना। इसने एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इसने क्या कहा कि भाई जो राजा है ना, जो राजा कहता है कि भाई मुझे तो भगवान ने भेजा है, देवी ने भेजा है, और जो निरंकुश राजा है, भाई ये सिद्धांत एकदम गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई कोई किसी को, भगवान क्यों किसी का बुरा चाहेगा? भगवान के सब एक समान है ना। आप भगवान भेज रहे किसी राजा का, वो आके एकदम सब पे अत्याचार कर रहा है, सबको चला रहा है, पैसा ले रहा है, ऐसा क्यों? तो जॉन लॉक ने सिद्धांत को, जो देवीय सिद्धांत था कि राजा भाई जो है वो भगवान ने भेजा है, इस सिद्धांत को एकदम ही नकार दिया। इसके बाद कौन आया? रूसो आया। रूसो ने क्या कहा कि भाई पीपल सॉवरेनिटी, मतलब कि जनता का संप्रभुत्व होना चाहिए। सरकार जो है वो सामाजिक, मतलब जनता और राजा मिलके बीच में एक अपना अनुबंध करेंगे, इस बेस पे एक सरकार बननी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यही था कि सरकार एक जनता द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। इसके बाद कौन आया? मॉन्टेस्क्यू आ गया। मॉन्टेस्क्यू के विचारों से भी लोग ज्यादा प्रभावित होने लगे। इसने क्या, एक बुक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इसमें इसने क्या कहा कि भाई जो सरकार है ना, अभी क्या होता था कि भाई राजा ही न्याय करता था, राजा ही कानून बना, जो कहता था राजा ही करता था सब। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भाई विधायिका अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका अलग होनी चाहिए और न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। तीनों अलग अलग। कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी। तीनों के लिए अलग अलग सिस्टम होना चाहिए। अभी लोग जो पढ़े लिखे थे, अभी इनके विचार से धीरे धीरे सहमत होने लगे, लोग पढ़ने लगे, है कि नहीं। अभी इनके जो अखबार आते थे, उस समय तो प्रेस सिस्टम आ गया था, इनकी बुक्स आती थी, लोग पढ़ते थे। जैसे कि अपने भारत में कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है ना, देखिए लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एक इसको सुना हुआ है, इसको पढ़ के सुना हुआ है। उसी प्रकार से फ्रांस में उस समय सलोन चलती थी। सलोन मतलब कि देखिए ये आदमी है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देके बुक पढ़ रहा है ये। अभी बाकी जो बहुत से लोग हैं वो सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, इनको कुछ समझ में आता नहीं। ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये सबको इनके विचार पढ़ के सुना रहा है। तो सभी लोग धीरे इन्फ्लुएंस हो गए, इनके विचार से सहमत हो गए, सोच रहे, समझ रहे, है कि नहीं। तो लोगों में धीरे धीरे
पैसा होने लगा, समाज जो थोड़ी बहुत समझ थी वो भी विकसित होने लगी, लोग जो थे अपने अधिकारों को जानने लगे, समानता की बात करने लगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो फ्रांस की क्रांति का जो पूरी एक भूमिका थी वो लिखी जा चुकी थी। अभी बात थी तो सिर्फ देवी थी फ्रांस की क्रांति होने की। फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, क्या कैसे शुरुआत हुई, वो हम सब कुछ अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो के लिए। धन्यवाद।